बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम मैकेनिक्स बुक का ही एक और चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और इस चैप्टर के अंदर जो हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट क्या होता है और क्या चीज़ हमने इसे कैलकुलेट की है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हों जिनका मैस के फॉर एग्जांपल एक का मैस m1 है, एक का मैस m2 है, तो उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। मतलब वो एक दूसरे पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। और वो जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मैस है, इसी तरह ये जो अर्थ है इतना बड़ा मैस है ये। अब मेरे और अर्थ के दरमियान क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से मैं इस अर्थ के ऊपर चल फिर सकता हूँ। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज, ठीक है, जिनके दरमियान भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके हो गया। तो जैसे हम यहाँ पर अगर एक एग्जांपल लें, तो अगर मेरे पास ये कोई मैस m1 है, ठीक है, कोई भी मैस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m1 है, एक ये हमारे पास मैस है m2, ठीक है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m2 है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये इनके दरमियान का है डिस्टेंस है, और उसको हम शो कर रहे हैं r से। और डिस्टेंस याद रखें, इस मैस के सेंटर से लेकर दूसरे मैस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों मैसेज के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, ठीक है। जैसे ये मैस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरफ, इस मैस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरफ, तो इनके दरमियान आपस में क्या पाई जाती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। अब ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, ठीक है, ये जो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि जितना इन ऑब्जेक्ट का मैस होगा उतनी ज़्यादा इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, जिनके दरमियान है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर ये करीब होंगे तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी अट्रैक्शन वाली, और अगर दूर होंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होगी इन दोनों के दरमियान में। ओके हो गया। अगर हम इन दोनों को मिला दें, F डायरेक्टली पोर्शन है m1 m2 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा r स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब भी डायरेक्टली पोर्शन का साइन खत्म होता है तो क्या चीज़ आती है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट एक इज इक्वल टू का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या होगा, g, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हमारे पास है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फार्मूला, ठीक है। m मैसेज पे डिपेंड करती है और उनके दरमियान डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर g आप देख रहे हैं, g को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है g की वैल्यू कितनी होगी, g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू रेज पावर -11, और यूनिट क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। r को इधर ले आएँ तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 बन जाएगा। तो f की यूनिट न्यूटन, r स्क्वायर की यूनिट r की यूनिट मीटर, और r स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 आएगा तो kg का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैस की यूनिट क्या होती है, kg।
तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके हो गया। तो ये हमें कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब नेक्स्ट हम बात क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट है ये हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है। अब देखो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट को किया गया जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, जो कि कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखते हैं कि ये जी की वैल्यू हम कैलकुलेट इससे किस तरह से करते हैं। सबसे पहले इसकी जो अरेंजमेंट है आपको वो पता होनी चाहिए कि वो अरेंजमेंट क्या है। यहाँ पर हमने कोई फिक्स्ड स्पोर्ट ले ली और फिक्स स्पोर्ट के साथ एक वायर को हमने क्या किया, अटैच कर दिया। एक सस्पेंशन वायर को हमने यहाँ पर क्या किया, अटैच कर दिया। और इस वायर के साथ ये हमने क्या अटैच किया है, मिरर अटैच किया है। ओके हो गया। और इस वायर के दूसरे किनारे पर हमने एक रॉड अटैच किया, एक लेस वेट का एक रॉड अटैच किया और उस रॉड के एक तरफ हमने लेड का मैस लगा दिया, दूसरी तरफ भी लेड का उसके साथ अटैच कर दिया। जैसे मान लो ये रॉड इस तरह से है, ये रॉड कैसे है, ऐसे है, और ये सस्पेंशन वायर है, ये सस्पेंशन वायर है जो इसके सेंटर में ऐसे कनेक्टेड है, और रॉड क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल है तो फिर हमारे पास एक लेड की बॉल हमने यहाँ पर अटैच कर दी, एक लेड की बॉल हमने यहाँ पर अटैच कर दी। और अब ये जो हमारे पास रॉड है ना, ये हमारे पास जब ऐसे घूमेगा तो इस वायर में ट्विस्ट पड़ सकता है। ठीक है, बाहर को आगे चल के बात करते हैं। अभी तक ये अरेंजमेंट आ गई। और यहाँ पर ये क्या है, एक मैस m है, ये भी मैस m है, लेकिन ये भी दोनों लेड के ही बॉल हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, जो रॉड के साथ अटैच हैं वो छोटे छोटे बॉल हैं, और ये जो दो मैस हैं, कैपिटल M ये वाला और कैपिटल M ये वाला, ये बड़े लेड के बॉल हैं, लेकिन ये इस रॉड के साथ अटैच नहीं है। ओके हो गया। अब ये दोनों बॉल क्या, ये फिक्स्ड है, और ये क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी अरेंजमेंट है। अब हम बात करते हैं वर्किंग की। अब हम क्या बात करते हैं, वर्किंग की। अच्छा, अब होगा पता है क्या, जब हम इसको अलाउ करेंगे कि मूव करने के लिए, तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों मैसेज के दरमियान क्या होगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। जैसे ये मैस है, ये इस मैस को इस तरफ खींचेगा, क्योंकि ये मूव कर सकता है ना, इसको हमने फिक्स रखा हुआ है, और ये मैस इस मैस को अपनी तरफ खींचेगा, तो विद फोर्स F। इसी तरह इस मैस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस मैस की वजह से वो किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी। मतलब ये मैस इस मैस के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लगा रहा है, और ये मैस इस मैस के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरफ लगा रहा है। ओके हो गया। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, जैसे ना ये हॉरिजॉन्टल रॉड था, ये ऐसे सस्पेंशन वायर के साथ अटैच है, तो इस मैस के ऊपर मान लो इधर फोर्स लगेगी, इस मैस के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लगेगी दूसरे मैस की वजह से, तो ये हमारे पास ऐसे इसमें टर्न नहीं आ जाएगा कि इधर वाले मैस पे इधर फोर्स, इधर वाले मैस पे इधर फोर्स, तो एक क्या आएगा, टर्न आएगा। और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, इसी को तो हम टॉर्क कहते हैं। यानी इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस मैस पे भी इस तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, इस मैस पे भी इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, ठीक है, इस मैस की वजह से। लेकिन हम इन दो मैसेज को डिस्कस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये मूव कर सकते हैं इनको, और जो ये ग्रीन वाले इनको हमने फिक्स्ड किया हुआ है। अच्छा, अब इस पे इधर अब देखो, ये फोर्स जो इस मैस पे लग रही है और ये वाली फोर्स जो इस मैस पे लग रही है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। ये वाली इधर और ये वाली इधर, तो क्या होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टर्न आएगा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसमें भी बात करते हैं। तो देखो, द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन फर्स्ट पेयर, ये फर्स्ट पेयर के ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी क्या होगी, F1 इज इक्वल टू G
m बाय r का स्केयर। ये m क्या है, ये कैपिटल M, ये स्मॉल m क्या है, ये वाला m, और डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू जी m बाय r स्क्वेयर। इसी तरह द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सेकंड पेयर वो कितनी होगी, F2 इज इक्वल टू जी m कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r का स्क्वेयर, यानी उतनी ही होगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं लेकिन जस्ट डायरेक्शन में अपोजिट है, और इन दोनों की वजह से टार्क की डायरेक्शन सेम रहेगी। यानी कि ये हमारे पास किस तरह से ऐसे घूमेंगे, आप ये समझ लें कि ये इस तरह से घूमेंगे क्लॉकवाइज। किस तरह घूमेंगे, क्लॉकवाइज। ओके हो गया। तो अब टार्क टार्क टार 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 क्या होते हैं, यहाँ पर ना टॉर्क टाउ से हम शो करते हैं, वो क्या होगा τ1 प्लस τ2, ठीक है। टार्क इसकी वजह से और टार्क इसकी वजह, क्योंकि ये दो पेयर्स हैं, इन दोनों को ऐड कर दें तो टॉर्क निकल आएगा, सही है। और टॉर्क आपको पता है उसका फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू मूवमेंट आर। तो टॉ इज इक्वल टू फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, ठीक है। और प्लस यहाँ पर भी τ2 क्या होगा, फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू कितनी है इसके लिए, तो ये G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, और मूवमेंट आर्म क्या है, मूवमेंट आर्म इस पूरे रॉड की जो लेंथ है ना वो है कैपिटल L, और इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमारे पास कितना है L/2। इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है L/2। पूरे रॉड की लेंथ L है ना, तो आधे रॉड की लेंथ कितनी होगी हमारे पास L/2। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहाँ पर फोर्स लग रही होती है वहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, मूवमेंट आर्म। तो हम यहाँ पर कौन सा मूवमेंट आर्म कितना होगा, L/2 होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे L/2 प्लस यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फिर से G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा L/2। डन हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखो G m बाय r का स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ पर क्या आएगा L/2 प्लस L/2, और ये हमारे पास आ गया, यहाँ से LCM 2 आएगा, ऊपर 2L आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर इनटू L। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टॉर्क, कि ये टॉर्क लग रहा है। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बात देखो कि अगर इस मिरर का क्या काम है भाई, मिरर का काम भी तो पता होना चाहिए ना। देखो, जब भी हमारे पास ऐसे टार्क प्रोड्यूस होता है, ये रॉड है ना, ये रॉड है, ऐसे घूमेगा तो वायर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक बल पड़ जाएगा। वायर के अंदर क्या पड़ जाएगा, बल पड़ जाएगा। जैसे झूले को ऐसे घुमाओ ना, वैसे पीइंग सी जिसको हम कहते हैं, उससे ऐसे झूला ऐसे घुमाओ तो ऊपर क्या पड़ जाते हैं, बल पड़ जाते हैं। इसी तरह जब ये रॉड ऐसे घूमेगा तो ऊपर वायर में क्या पड़ जाएंगे, बल पड़ जाएंगे। इसका मतलब है अप्लाइड टॉर्क की वजह से एक रीस्टोरिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा, जो इसी रॉड को वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर लेके आएगा जब वो बल खुलेंगे। तो यहाँ से टार्क प्रोड्यूस हुआ, ऊपर ट्विस्ट वायर हुई, इसका मतलब है उसमें एक रीस्टोरिंग टार्क भी आ गया। अब वो जो हमारे पास रीस्टोरिंग टॉर्क है वो क्या होगा, वो हमारे पास से डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है थीटा के। और थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। बताते हैं ये भी कैसे। अच्छा, ये हम फाइंड करते हैं इस मिरर की मदद से। मान लो यहाँ से हम ना एक लेज़र लाइट को फेंकते हैं, यहाँ से उस मिरर पे गई। अच्छा, मिरर से होकर इधर रिफ्लेक्ट करके आई, मिरर से होके रिफ्लेक्ट करके इधर आई,
अब मान लो यहाँ पर हमने कोई ना कोई स्केल वगैरह रखा हुआ है। अब देखो अगर वायर ट्विस्ट होगी तो ये जो लाइट इधर पड़ रही है ये भी क्या करेगी, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगी। तो कितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आया है वो हम इस अरेंजमेंट के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं कि पहले यहाँ पर थी, यहाँ से थोड़ी सी इधर डिफ्लेक्ट हुई, इसका मतलब है ये हमारे पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। और जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ज़्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आएगा और उतना ज़्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। जैसे मान लें जितना ज़्यादा ये रॉड यहाँ से घूमेगा, इसका मतलब है जितना ज़्यादा, आप ये भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा अप्लाइड टॉर्क होगा उतना ज़्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आएगा, और जितना ज़्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आएगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास रीस्टोरिंग टॉर्क इसमें प्रोड्यूस होगा। तो आप कह सकते हैं कि अप्लाइड टॉर्क वो रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल ही होता है। ओके हो गया। तो यहाँ पर टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है थीटा के, और टॉ इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म होता है, दो काम होते हैं, एक इज इक्वल टू का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट सी आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट। ठीक है, अगर याद हो ना तो फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड ईयर के अंदर, सेकंड ईयर फिजिक्स में आपने गैल्वानोमीटर का टॉपिक भी पढ़ा था, उसके अंदर ये टॉर्जनल कांस्टेंट की कहानियाँ आती हैं। ठीक है, अच्छा अब एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लो, और दोनों को ना हम इक्वेट कर लेते हैं। जब दोनों को इक्वेट करते हैं तो फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है, क्योंकि हमें जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो क्या आंसर हमारे पास आएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को कंपेयर जब हम करेंगे तो क्या आएगा, सी थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर टॉ इज इक्वल टू सी थीटा, यहाँ पर टॉ इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू है, तो जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर और यहाँ पर एल। ठीक है, और हमें जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी इज इक्वल टू सी आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, सी थीटा आर को स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू एल। तो इस फार्मूला के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके हो गया। अब यहाँ पर देखो जो सी की वैल्यू है कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट, वो भी हमें नाउन होती है। जो ये आर है, आर क्या है, इन दोनों मैसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास आर, तो आर की वैल्यू भी हमें पता है। उसके बाद थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है, तो वो हम ये लैम्प स्केल अरेंजमेंट के ज़रिए से भी हम वो फाइंड कर सकते हैं। कैपिटल एम क्या है वो भी हमें पता होता है कि इस लेड बॉल कैपिटल एम जो हमने लिए इसका मैस कितना है, स्मॉल एम कितना है इसका मैस भी हमें पता है। एल यहाँ से लेकर जो यहाँ तक इस रॉड की लेंथ कितनी है वो भी हमें पता है। तो सारी वैल्यूज़ हमें नाउन है। तो इस यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके तो कैलकुलेट करके जो हमारे पास आंसर आता है वो आंसर कितना आता है वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर ना वो आंसर कितना आता है, जी इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू रेज़ पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से। अब एक और चीज़ है, अच्छा नॉर्मली ना आम हालात में हमें ये फोर्स ऑब्जर्व नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो मैसेज हैं मैंने इधर रख दिए हैं, अब कहो भाई इनको अट्रैक्ट हो, नहीं हो रहे अट्रैक्ट, भाई क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि देखो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, इसमें जो हमारे पास ये देखो जी की वैल्यू ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, 10 टू रेज़ पावर -11 है। तो ये हमारे पास जो बहुत बड़े 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 मैसेज होते हैं ना, ये उनके दरमियान ऑब्जर्व होती है। एक आंसर तो ये है और दूसरा आंसर इसका ये है कि देखो ये अगर हमारे पास दो मैसेज है ना, अब ये जो दो मैसेज हैं इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होगी, बल्कि है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग तो इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन ये अट्रैक्ट अभी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे मैस है ना, मतलब जो अर्थ है इतना बड़ा मैस है, वो भी तो इनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अर्थ के दरमियान और इन मैसेज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू मैसेज।
तो इस वजह से यहाँ पर आम हालात में हमें नज़र नहीं आता कि ये दो मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके हो गया। क्यों? क्योंकि नीचे जो मैस है, ये जो अर्थ है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये बहुत बड़ा है ना, तो इस कैपिटल एम मैस के और इन मार्कर का ये जो मैस है, छोटी छोटी मैस, इनके दरमियान भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दोनों के दरमियान है। तो इस वजह से आम हालात में हम इसको नहीं देख सकते, ठीक है, नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस किया, उसके बाद कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट को हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया। और एक और चीज़ याद रखिए कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, आपको पता है कि ये मून और अर्थ के दरमियान में भी होती है, सन और अर्थ के दरमियान भी होती है। इसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो अर्थ है वो सन के गिर्द घूम रही है, इसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो मून है वो हमारे पास अर्थ के गिर्द घूम रहा है, इसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जितने प्लैनेट्स हैं वो हमारे पास सन के गिर्द जो है वो घूम रहे हैं, ठीक है, जो सन के आसपास सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है, तो इसी फोर्स की वजह से वो होते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स G(m1m2/r²). तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।